हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर पे। दिस इज योगेश शर्मा, आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिव वीक चल रहा है और ये दिवाली का मौका है, तो कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि आप सभी दिवाली में बहुत ही ज्यादा मशगूल है, बट कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हैं कि दिवाली के त्योहार के साथ आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास भी आपके लिए साइंस की एक शानदार क्लास और दिवाली के मौके पे कुछ शानदार केमिस्ट्री के फॉर्मूले आपके लिए, ताकि आप केमिस्ट्री के इन सभी फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सके। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिवाली के सेलिब्रेशन के साथ पढ़ाई पर भी पूरा का पूरा ध्यान दे रहे हैं। स्टूडेंट चाहे थोड़े से टाइम के लिए पढ़ें, बट पढ़ें जरूर, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री के कुछ शानदार फॉर्मूलाज आपके लिए एक स्पेशल क्लास के तहत यहां पर, ताकि आप ये सारे के सारे फॉर्मूलाज को दिवाली के इस शुभ अवसर पर तैयार कर ले। मॉडल टेस्ट पेपर हमारे वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं, बीच में कुछ स्पेशल तड़का लगा देते हैं केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज का, ताकि आप इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर सके और ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो सके। कहीं ना कहीं जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। इन फॉर्मूलाज को हम एज अ टूल यूज करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले, ताकि आप बस इन्हें रिवाइज कर सके और इनकी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ले लेते हैं केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज का पार्ट नंबर 1, ताकि आप इन सभी फॉर्मूले को रिवाइज कर सकें और अगली क्लास में पढ़ लेंगे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज का पार्ट नंबर 2, ताकि आप वो भी सारे फॉर्मूलेज आसानी से देख पाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम ले लेते हैं स्टूडेंट। एक गैस है जिसका नाम है लाफिंग गैस। एक गैस है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है जिसका नाम है हास्य गैस। कई स्टूडेंट को तो यह भी लगता है कि हास्य गैस सच में हंसाती है, बट मैं आपको बता दूं कि लाफिंग गैस बिल्कुल भी नहीं हंसाती। इसे लाफिंग गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पेन रिलीविंग गैस होती है। जब सर्जिकल ऑपरेशंस कराए जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो दर्द को रिलीव करने के लिए इस गैस को दिया जाता है। स्टूडेंट कहीं ना कहीं अगर हम लाफिंग गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल जो इसका, आप ये मान लीजिए, जो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट, इसका केमिकल नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनता है स्टूडेंट? नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इसका केमिकल नाम बनता है स्टूडेंट नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इतनी सी बात आपको समझनी है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड विद अ कंसेप्ट ऑफ N2O। तो आप देख सकते हैं ये टिन 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 वाली गैस है N2O। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं लाफिंग गैस। क्या कहते हैं इसे हम? लाफिंग गैस। कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कहां पर इसका यूज किया जाता है, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका प्रयोग किया जाता है एनेस्थीसिया देते वक्त। जब एनेस्थीसिया देते हैं तो आपको पता है आपको बेहोश करना होता है और साथ ही साथ आपको दर्द का एहसास ना हो। तो एनेस्थीसिया में क्या क्या मिक्स करते हैं? तो एनेस्थीसिया देते वक्त एक तो क्लोरोफॉर्म आपको बेहोश करने के लिए, और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो। दूसरा इसका इस्तेमाल स्टूडेंट दांतों के डॉक्टर भी करते हैं, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। दांतों के डॉक्टर आरसीटी के टाइम पर जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है, आपको पता है आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है, उस टाइम पर भी आपकी इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये उस तरह की गैस है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही शानदार गैस है ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो, इसीलिए ये गैस जनरली यूज होती है या फिर आप कह लीजिए दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। आगे चलते हैं स्टूडेंट दूसरी गैस की तरफ। दूसरा एक और अच्छा सा कंसेप्ट बन जाता है, पूछ लिया जाता है स्टूडेंट किसके बारे में? टीयर गैस के बारे में पूछ लिया जाता है। अश्रु गैस के बारे में पूछ लेते हैं। टीयर गैस का कंसेप्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई टीयर गैस क्या होती है, अश्रु गैस क्या होती है। तो एक बात याद रखिएगा, अश्रु गैस का फॉर्मूला तो चेंज हो सकता है, बट उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका सल्फर। मतलब
इस वाली गैस में ना सल्फर तो होना ही चाहिए। आंसू जो होते हैं ना वो सल्फर की वजह से आते हैं, हमारी आंखों में आंसू सल्फर की वजह से आते हैं। हमारी आंखों में स्टूडेंट जो आंसू आते हैं वो सल्फर की वजह से आते हैं। किस वजह से आते हैं? सल्फर की वजह से आते हैं। और इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि आंसुओं के लिए इसका मतलब है जो तत्व रिस्पॉन्सिबल है, जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो तत्व रिस्पॉन्सिबल है एलिमेंट, वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा स्टूडेंट सल्फर। वो कौन सा बनेगा स्टूडेंट? वो बनेगा सल्फर। कौन सा तत्व आंसुओं के लिए जिम्मेदार है, टीयर्स के लिए जिम्मेदार है? तो स्टूडेंट आंसर बनेगा सल्फर। आंसर क्या बनेगा? सल्फर। तो हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं वो सल्फर की वजह से आते हैं। इसी वजह से आपको पता है जब प्याज को कट किया जाता है, जब अनियंस को कट किया जाता है, जब प्याज को काटा जाता है तो प्याज के कट होने पर भी आंखों में आंसू आते हैं। इसका मतलब है प्याज में भी जो तत्व पाया जाता है वो आपका सल्फर है। और कहीं ना कहीं आपने ये सुना है न्यूज के अंदर कि भीड़ को शांत करने के लिए, भीड़ को शांत करने के लिए आंसुओं के गोले छोड़े जाते हैं। भीड़ को शांत करने में अश्रु गैस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज टू कंट्रोल क्राउड। आपको पता है भीड़ को शांत करने में, अगर आपको भीड़ को शांत करना है, क्राउड को कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं अश्रु गैस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है वैसे ही स्टूडेंट टीयर गैस से भी प्रश्न बनता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट गैस कंसिडर अप होती है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट तीसरे खास गैस की तरफ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बनता है प्रोड्यूसर गैस। क्या नाम बनता है स्टूडेंट? प्रोड्यूसर गैस। इसका नाम बनता है स्टूडेंट प्रोड्यूसर गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर गैस, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट प्रोड्यूसर गैस के बारे में, अगर हम बात कर लें किसके बारे में भाई? प्रोड्यूसर गैस के बारे में, तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है स्टूडेंट, जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है? क्योंकि प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन बनती है, किस किस की? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की। पूछा जाता है कि इसका यूज कहां पर होता है, इसका प्रयोग कहां पर होता है, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? तो स्टूडेंट इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग किया जाता है कांच की इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, कांच के उद्योग में, ग्लास इंडस्ट्री में स्टूडेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर? कांच के उद्योगों में, कांच की इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्रोड्यूसर गैस का। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट? कांच को बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कांच के उद्योगों में। क्या बनाने के लिए? कांच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लास की इंडस्ट्री में। पूछा जाए अगर आपसे कि कांच का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कांच का मुख्य अवयव क्या है, पूछ लिया जाता है कांच का मेन इंग्रेडिएंट क्या है भाई, मुख्य अवयव क्या है, तो आप सभी जानते हैं कांच का मुख्य अवयव सिलिका बनता है। क्या बनता है? सिलिका बनता है। तो कांच का मुख्य अवयव क्या बनता है भाई? सिलिका बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? सिलिका बनता है। इसका फॉर्मूला है SiO2, इसका फॉर्मूला है SiO2, इसी को कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसी को कहा जाता है स्टूडेंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो कांच में क्या पाया जाता है भाई? सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? सिलिका पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला बनता है SiO2 और जिसका नाम बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट इसी को हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, इसी को हम क्वार्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर।
आगे चलते हैं स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट की और। फोर्थ कंपाउंड यहां पर समझेंगे। नाम बनता है स्टूडेंट वाटर गैस, नाम बनती है जल गैस। क्या बनती है? जल गैस भाई, वाटर गैस। तो जल गैस के बारे में बात करेंगे, वाटर गैस के बारे में बात करेंगे कि भाई वाटर गैस क्या होती है। तो जैसे प्रोड्यूसर गैस पड़ी वैसे ही वाटर गैस होती है, बस इसमें नाइट्रोजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? हाइड्रोजन। तो CO बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और H2 बनता है हाइड्रोजन। क्या बनता है? हाइड्रोजन। क्या बनता है? हाइड्रोजन। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बन जाएगी जल गैस। क्या बन जाएगी? जल गैस। तो जल गैस क्या होती है? तो सिंपल सी बात कर रहे हैं भाई, जल गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो जैसे हमने पढ़ा प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल कांच के उद्योगों में होता है, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जल गैस का इस्तेमाल कहां पर होता है, तो जल गैस का इस्तेमाल रॉकेट्स में करते हैं। रॉकेट के बारे में बात करें तो रॉकेट में बेसिकली जिस गैस का हम जिक्र करते हैं, जिसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ वाटर गैस, जिसे हम जल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि जो रॉकेट है वो कौन से न्यूटन के लॉ पर आधारित है, तो आप कहेंगे वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है हर एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है हर एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और जो रॉकेट्स होते हैं वो इसी न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करते हैं। जो रॉकेट होते हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करते हैं, जो कि कहता है हर एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया है। आपको पता है जब रॉकेट ऊपर जाता है ना तो गैसेस बाहर आती हैं। गैसेस का बाहर आना एक क्रिया है और रॉकेट का ऊपर जाना इसका एक रिएक्शन बनता है, इसका एक प्रतिक्रिया बनती है। क्या बनती है? इसकी एक प्रतिक्रिया बनती है। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा। फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपके लिए यहां पर रखते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहां से बन जाता है स्टूडेंट। फिफ्थ कंसेप्ट उठाते हैं। पूछ लिया जाता है स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताएं। क्या पूछ लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का बारे में पूछ लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर नाम से क्लियर है, ब्लीच करने के काम आता है। ठीक है। और अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है CaOCl2। क्या बनता है? CaOCl2। इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फॉर्मूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है और कहीं ना कहीं आपको पता है इसमें एक ऐसी गैस शामिल है जो पानी को साफ करने में यूज होती है। स्टूडेंट पूछ लिया जाता है पानी को साफ करने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, प्रयोग या प्रयुक्त गैस होने वाली गैस कौन सी है? पूछ लिया जाता है पानी को साफ करना है तो पानी को साफ करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? विच गैस इज यूज टू क्लीन वाटर? पूछ लेते हैं गैस यूज टू क्लीन वाटर, पानी को साफ करने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? किस गैस का इस्तेमाल पानी को साफ करने में करते हैं स्टूडेंट? बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। पानी को साफ करने में
कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड टू क्लीन वाटर? कौन सी गैस ऐसी है जिसका इस्तेमाल पानी को साफ करने में करते हैं? तो आप जानते हैं स्टूडेंट, यहीं से ये गैस आपकी उभर कर आ रही है। इस गैस का नाम क्या है स्टूडेंट? तो आप कहेंगे इस गैस का नाम है क्लोरीन। इस गैस का नाम है स्टूडेंट क्लोरीन। क्लोरीन नाम की गैस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई पानी को साफ करने में। पानी को साफ करने में क्लोरीन नाम की गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछ लिया जाता है भाई पानी को क्लीन करना है, पानी को साफ करना है, कौन सी गैस का आप इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर क्या बनेगा? क्लोरीन गैस का हम इस्तेमाल करेंगे किसे? पानी को साफ करने में। ठीक है स्टूडेंट। और CaOCl2 क्या होता है? तो आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। आगे चलते हैं 6th पॉइंट की ओर। पूछा जाता है जिप्सम के बारे में। किसके बारे में? जिप्सम के बारे में। देखिएगा, जहां तक बात रही जिप्सम के बारे में, जिप्सम का संबंध सीधा सीधा एक और रासायनिक यौगिक के साथ है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने नाम भी सुना होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट रासायनिक यौगिक है। एक बनता है जिप्सम और एक बनता है स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? जिप्सम और एक बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक आ जाता है जिप्सम और एक बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वन इज जिप्सम, अनदर वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं जिप्सम के बारे में बात करूं स्टूडेंट, तो जिप्सम होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, CaSO4.2H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये बनता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आप लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये होता है हमारा जिप्सम। बट अगर मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोनों का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। इतना सा डिफरेंस है कि इसमें आप देख रहे हैं पानी के क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल्स आए हैं, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस में ध्यान दीजिएगा, इसमें पानी के क्रिस्टलाइजेशन के सिर्फ आधे ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं भाई इसे। और इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम आपको पता है, कहीं ना कहीं आपने सुना है कि अगर हम बात करें सीमेंट के बारे में, तो सीमेंट में मिलाया जाता है। सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि सीमेंट के एसिडिक नेचर को थोड़ा सा सुधारा जा सके। ठीक है, उसमें मिलाते हैं। साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी, पीओपी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीओपी बनाने में जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका पीओपी। ये क्या है? आपका पीओपी। इसे बनाने में जिप्सम का यूज होता है। और पीओपी तो आपको पता ही है, इसका इस्तेमाल करते हैं स्टैचूज बनाने में, मूर्तिकार इसका इस्तेमाल करते हैं, मूर्ति बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर आपको पता है व्हाइट वॉश करने के लिए, दीवारों पर व्हाइट वॉश जो होती है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल, दीवारों पर व्हाइट वॉश के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट वॉश के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट वॉश जो दीवार पर की जाती है, सफेदी जो दीवारों पर होती है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फिर कहीं ना कहीं आपको पता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं स्टूडेंट, हड्डी को जोड़ने में भी, हड्डी जोड़नी है तो हड्डी के जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यार।
साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको यह भी पता है कि जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें पीओपी मिलता है। आप ये जानते हैं कि अगर हम जिप्सम को गर्म करें, जिप्सम को गर्म कर देते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं भाई, जिप्सम को गर्म कर दीजिए, जिप्सम को ऊष्मा दीजिए। जब आप जिप्सम को गर्म करेंगे तो जिप्सम को गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने जिप्सम को गर्म कर दिया तो कैसे मिला? आइए देखते हैं। देखो, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। आपने इसे गर्म कर दिया, आपने इसे गर्म कर दिया, तो जब आपने इसे गर्म कर दिया तो आपको क्या मिला? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको क्या मिला? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो क्या होता है? CaSO4.12H2O। और जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O। जब आपने इसे गर्म किया तो आपको मिला CaSO4.12H2O। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पानी रिमूव हो गया, कहीं ना कहीं पानी रिमूव हो गया। तो इस प्रक्रिया को, जिप्सम से जो पीओपी आपको मिलता है ना, इस प्रक्रिया को हम एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। इसे कहा जाता है भाई डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी मदद से पानी का रिमूवल किया जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी वजह से पानी का रिमूवल कराते हैं, पानी का हम यहां पर रिलीज करवा देते हैं। तो अगर आप जिप्सम को गर्म करें तो जिप्सम को गर्म करने पर आपको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो जिप्सम को गर्म करके क्या मिलता है? पीओपी मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट? पीओपी मिलता है। जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्लियर है कि नहीं है? ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी से एक बार देखिएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले कंपाउंड की ओर। देखिएगा, अभी अभी हमने बात करी है किसके बारे में? जिप्सम और पीओपी के बारे में, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये दोनों कंपाउंड्स यहां पर आपके सामने रखे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर भी हो गए होंगे, क्लियर भी अच्छे से हो गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलेगा। तो अगर ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है तो बात कर लेते हैं एक और अच्छे से फॉर्मूले के बारे में, जो कि पूछा जाता है एस्टर्स का। किसका पूछा जाता है भाई? एस्टर्स का। तो किसका कंसेप्ट आ जाता है भाई? एस्टर्स का कंसेप्ट आ जाता है। एस्टर्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होते हैं। फ्रूटी स्मेल के कंपाउंड होते हैं, मतलब इनकी जो सुगंध होती है ये फलों के जैसी होती है। इनकी सुगंध फलों के जैसी होती है, फलों के जैसी सुगंध वाले यौगिक, फलों के जैसी सुगंध के यौगिक हैं ये। मतलब इनकी जो सुगंध होती है ये फलों के जैसी होती है, यानी कि फ्रूट्स के जैसी होती है। कैसी होती है? फ्रूट के जैसी होती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इनका फॉर्मूला क्या बनता है, तो इनका फॉर्मूला बनता है CH3COO C2H5। अगर हम बात कर रहे हैं इथाइल इथेनोएट के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इथाइल इथेनोएट के बारे में, तो हम कह रहे हैं स्टूडेंट एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स वो होते हैं जिनकी फलों के जैसी सुगंध होती है। और अगर मैं बात करूं कि इनका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो सुगंध को
यानी कि फ्रेग्रेंस को इंपार्ट करने में, जैसे परफ्यूम हो गए, डियो हो गए, इत्र हो गए, इन सब में फ्रेग्रेंस को इंपार्ट करने के लिए स्टूडेंट एस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फलों के जैसे सुगंध वाले यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं इथाइल इथेनोएट, जिसका फॉर्मूला CH3COO C2H5 बनता है। अब ये कैसे बनते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, हमारे पास है इथेनॉल, और हमने मिक्स कर दिया इसमें इथेनोइक एसिड। तो हमारे पास है स्टूडेंट क्या, इथेनॉल, और हमने इसमें मिक्स कर दिया इथेनोइक एसिड। क्या मिक्स कर दिया, इथेनोइक एसिड। अगर हमने इथेनॉल के अंदर इथेनोइक एसिड को मिक्स कर दिया, इथेनोइक अम्ल को मिक्स कर दिया, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने पर कुछ फलों के जैसी सुगंध वाले यौगिक आपको प्राप्त होंगे, जिन्हें हम एस्टर्स के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ पानी रिलीज होगा, साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा। एंड स्टूडेंट, अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसा करते वक्त हम एक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। उस एसिड को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो, अलग अलग तरह के प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न क्या बन जाता है, एस्टर्स क्या होते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे फलों के जैसी सुगंध वाले यौगिक होते हैं। अभी भी पढ़ा, फ्रूट स्मेल कंपाउंड, फलों के जैसे सुगंध वाले यौगिक होते हैं। तो पहली बात यहीं पर मेंशन कर दीजिएगा, फलों के जैसी सुगंध वाले यौगिक होते हैं। मतलब इनकी जो सुगंध है ये फलों के जैसी होती है। किसके जैसी होती है, फलों के जैसी होती है। फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, फलों के जैसी सुगंध वाले यौगिक होते हैं। इन्हीं को हम एस्टर्स के नाम से जानते हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया को एस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब एस्टर्स को बनाने वाला प्रोसेस कहते हैं। एस्टर्स को बनाने वाला प्रोसेस एस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया कहलाती है। और इसके अंदर किस किस का इस्तेमाल हो रहा है भाई, इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का। साथ ही साथ याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो H2SO4 है ये यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। मतलब पानी को रिमूव करने में, पानी को हटाने में ये हमारी मदद करता है इस प्रक्रिया के दौरान। ध्यान से इस प्रक्रिया को एक बार देखिएगा सारे स्टूडेंट। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में मिक्स हो रहे हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, और फलों के जैसी सुगंध वाले यौगिक बन रहे हैं, जिन्हें हम एस्टर्स कह रहे हैं। और इस प्रक्रिया को हम स्टूडेंट एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसी से स्टूडेंट एस्टर्स बनते हैं। आप देख सकते हैं एस्टर्स क्या हैं, एस्टर्स आपके फ्रूटी स्मेल कंपाउंड है, फलों के जैसे सुगंध वाले यौगिक है। इनका इस्तेमाल फ्रेग्रेंस देने में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम, डियो, इत्र, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। इन सब में इनका इस्तेमाल स्टूडेंट भरपूर मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में, काफी अच्छे से इन सभी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है किसके बारे में भाई, एस्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर ली है, एस्टर्स के बारे में। 9th कंपाउंड, बहुत ही शानदार, एक और अच्छा सा फॉर्मूला
जो कि आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं इससे भी आपके केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इसे मिस कर देते हैं स्टूडेंट, बट ये भी आंसर इंपॉर्टेंट बन जाता है और हमें पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा। आइए डिस्कस करते हैं एक और शानदार कंसेप्ट जिससे आपसे कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। कंसेप्ट बन जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन का। टिंक्चर ऑफ आयोडीन का कंसेप्ट पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। लाल जो दवा होती है इसी को कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। पूछ लिया जाता है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, एक बार बताएंगे टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है। ठीक है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज ऑल अबाउट टिंक्चर ऑफ आयोडीन। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, अगर हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में बात करें तो आपको पता है इसका इस्तेमाल एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। जो लाल दवा लगती है जब आपको चोट लगती है, जो लाल दवा होती है स्टूडेंट, जिसका इस्तेमाल एज एन एंटीसेप्टिक किया जाता है ताकि आपके घाव पर इसे लगा सके, ताकि आपके इसे घाव पर मरहम लगाई जा सके। तो घाव पर जो चोट पर लगाई जाती है, चोट पर जिसे लगाया जाता है वो है आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एंड अगर हम बात करें टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है तो आपको पता है ये होता है इथेनॉल प्लस वाटर। क्या होता है स्टूडेंट? इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल प्लस पानी को ही हम कहते हैं स्टूडेंट टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। टिंक्चर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, अगर हम आयोडीन को इथेनॉल प्लस वाटर के साथ यहां पर मिक्स कर दें देन दैट इज व्हाट वी कॉल एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो आज की क्लास में इतने ही डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये देखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज केमिस्ट्री के एज अ पार्ट 1 डिस्कस कर लिए हैं। कल की क्लास में पार्ट 2 के साथ आपसे मुलाकात करेंगे एज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि केमिस्ट्री के प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, और इन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जब हम आगे अपने मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ें तो आपको बहुत ही आसानी हो और आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, बाय बाय।